अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें आपको बता रहे हैं कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नैरो डाउन होता जाता है और ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम में रन करता है। ये न्यूरॉन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें सेल फाइबर्स और सेल बॉडीज़ एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होती हैं। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शन में देखें तो आपको अंदर वाली साइड बटरफ्लाई शेप नज़र आएगी और उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल कैनाल होती है, जबकि इसका आउटर पोर्शन वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है। ग्रे मैटर सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या ट्रैक्ट से बना होता है, जबकि वाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या फिर ट्रैक्ट से बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड सेंटर है जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा ये पाथवे के तौर पे एक्ट करता है इम्पल्सेस को टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ब्रेन तक कंडक्ट करने में। नेक्स्ट आपके पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जो कि गैंग्लिया और नर्व्स बना रही हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। गैंग्लिया क्या होता है? तो गैंग्लिया सेल बॉडीज़ की कंसंट्रेशन को कहते हैं, जबकि नर्व्स जो हैं ये एक्सोन्स और डेंड्राइट्स के बंडल्स को कहते हैं, जिनको कनेक्टिव टिश्यू ने बाउंड किया होता है। तो गैंग्लिया और नर्व्स मिल के, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स की भी होती हैं और मोटर न्यूरॉन्स की भी होती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये नर्व्स जो हैं सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और मिक्स्ड भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जिसको ये कंडक्ट कर रही हैं वो कौन सी है। ह्यूमन में 12 पेयर ऑफ नर्व्स ब्रेन से अराइज हो रही हैं या ब्रेन तक जा रही होती हैं, तो इन नर्व्स को हम सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और ये 12 पेयर्स हैं। जबकि ये नर्व्स जो हैं सेंसरी भी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ मिक्स्ड हैं। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रही हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही होती हैं, और ये तमाम नर्व्स मिक्स्ड होती हैं क्योंकि इनमें सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स के फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये आउटर पोर्शन ग्रे मैटर कहलाता है, जो कि बटरफ्लाई शेप्ड होता है। ये अंदर आपको सेंट्रल कैनाल नज़र आ रही है, और ये आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाइट मैटर कहलाता है, जिसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स मौजूद होती हैं या माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, जबकि ग्रे मैटर के अंदर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं और इसके अलावा सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं। मोटर न्यूरॉन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बनाती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमने फ्लो शीट में देखा था, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और ये वॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट वगैरह। जबकि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बना रही हैं, जो कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स को इन्फ्लुएंस करके। तो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस हमारे इख्तियार में नहीं होते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मज़ीद 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसको हम देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मोटर न्यूरॉन्स सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड हैं। ये दोनों सिस्टम्स ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं और तमाम ऑर्गन्स के अंदर इसकी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। ये 2 न्यूरॉन्स और एक गैंग्लियन को हर इम्पल्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से अराइज होते हैं, और ये टर्मिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही एरिया में, या करीब जो गैंग्लिया मौजूद है उसमें टर्मिनेट होंगे। इस सिस्टम का काम होता है बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करना, और इसके अलावा फाइट और फ्लाइट की कंडीशन के लिए तैयार करना। तो इसमें होता क्या है कि हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, प्यूपल डायलेट हो जाता है और डाइजेशन ऑफ फूड इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि बॉडी जो कि फ़ाइट और फ्लाइट की कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में
एबनॉर्मल हो गई थी उसको नॉर्मल करना। ठीक है, तो इसके पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं जिसमें वेगस नर्व भी आ जाती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पोर्शन से अराइज होने वाली नर्व्स के साथ मिलके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये इंटरनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर रहा है जो कि रिलैक्स्ड स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्ट करता है तो प्यूपल डायलेट हो जाता है, तो इसमें प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ऑपोजिट फंक्शंस होंगे जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम करने की वजह से हुए थे, उसके ऑपोजिट फंक्शंस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम करने से होंगे। अब वहाँ पे आपने देखा था कि फूड की डाइजेशन जो है इनहिबिट हो जाती है, इसमें फूड की डाइजेशन प्रमोट होती है और ये हार्ट बीट को स्लो डाउन करके उसको नॉर्मल रेट पे लेके आता है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट है इसमें हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़। ये नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें इनवॉलेंट्री ट्रीमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रीमर का मतलब होता है झटके लगना शुरू हो जाते हैं और मोटर पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बॉडी रिजिड या स्टिफ हो जाती है। इसमें मेंटल फैकल्टीज़ या हम कह सकते हैं कि ब्रेन इस तरह से उसके पार्ट्स मुतासिर नहीं होते, बल्कि इस डिज़ीज़ की वजह यह है कि इसमें ब्रेन के एरियाज़ जो हैं उनकी सेल डेथ होना शुरू हो जाती है और ये वो एरियाज़ हैं जो कि डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं। ये डिज़ीज़ 50s या 60s में आमतौर पर स्टार्ट होती है और ये इस डिज़ीज़ प्रोग्रेसिव होती है। पेशेंट कुछ सालों तक या बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकता है। मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सीवियर फॉर्म अटेन करती है। ये डिज़ीज़ किसी हेड ट्रॉमा की वजह से, मतलब सर पे चोट लगने की वजह से भी हो सकती है और इसके लिए जो ड्रग्स हैं वो एल डोपा जिनको हम कहते हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। और नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है जिसको ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं, ये भी इस्तेमाल हो सकता है जो कि डोपामीन की अपटेक को बूस्ट करता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया गया है रैट्स और मॉन्कीज़ पे। तो ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर ये नियर फ्यूचर में इंसानों के लिए भी इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकेगा। सेकेंड है आपके पास एपिलेप्सी। अब इसमें ये कन्वल्सिव डिसऑर्डर है। कन्वल्सिव का मतलब होता है जिसमें सडन और वायलेंट इनवॉलेंट्री जर्की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए कि अचानक से ख़ुद ब खुद ही शदीद किस्म के झटके लगना शुरू हो जाएं या मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें। ऐसा आमतौर पर मिर्गी में होता है, एपिलेप्सी को मिर्गी ही कहते हैं उर्दू में, जिसमें एब्रप्ट और ट्रांजिएंट सिम्टम्स मोटर सेंसरी साइकिक या ऑटोनॉमिक नेचर की देखने में मिली हैं और ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होती हैं विद चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। इसमें इंसान अपना शऊरी तवाज़ुन जो है वो खो देता है। अब एब्रप्ट का मतलब होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, अचानक से और गैर मुतवक्का तौर पे। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो कुछ देर के लिए रहती हैं। तो इस तरह से इसमें चेंजिंग्स आती हैं। ये चेंजिंग्स ये कहा जाता है कि ये सेकेंडरी है टू सडन ट्रांजिएंट अल्टरेशन इन ब्रेन फंक्शन एसोसिएटेड विद एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस इन द ग्रे मैटर। ये सिम्टम्स ये चेंजिंग्स बाद में आती हैं। पहला चेंज जो आता है वो ब्रेन के फंक्शन में आता है और वो क्यों आता है, क्योंकि ग्रे मैटर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस ज़्यादा होने लग जाते हैं। एपिलेप्सी जो स्टार्ट होती है ये बिफोर एज 30 भी हो सकती है और बाद की जो एपिलेप्सी है ये ऑर्गेनिक डिजीज़ जिसको कहा जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें फिजियोलॉजी मीन स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई चेंज आ जाएगा। तो इस तरह की आमतौर पर ये बाद की एज में ये एपिलेप्सी इस तरह से हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये हो सकती है डिज़ीज़। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है एपिलेप्सी को स्टडी करने के लिए। एंटी कन्वल्सेंट
ड्रग्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। अल्कोहल एपिलेप्सी को मज़ीद बढ़ा देती है, इस वजह से जिन लोगों को एपिलेप्सी हो उनको अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। ये फर्स्ट टाइम अलोइस अल्ज़ाइमर ने 1907 में डिस्क्राइब की थी। इसमें क्या होता है कि ब्रेन फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है। इसकी सिम्टम्स बिल्कुल डिमेंशिया डिज़ीज़ से मिलती जुलती हैं। डिमेंशिया मेमोरी लॉस को कहते हैं, तो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में भी मेमोरी लॉस हो जाता है। ये जेनेटिक हो सकता है या फिर समटाइम्स ये मतलब फैमिलीज़ में बल्कि ये जेनेटिक है तो ये फैमिलीज़ में रन करने वाली डिज़ीज़ है। इसके अलावा अगर हाई लेवल एल्युमिनियम का कंज्यूम कर ले कोई शख्स तो उसको भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो इसके अलावा एज के साथ साथ ब्रेन फंक्शन वैसे ही कम होने लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आपके पास है एक्शन ऑफ निकोटीन। अब निकोटीन जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि साइनेप्स के बाद होती है, साइनेप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और बाद वाली मेम्ब्रेन को जिस पे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट करते हैं और मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन या किसी भी ऑर्गन में कंडक्ट करते हैं, तो उस न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। निकोटीन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करता है। मिमिक का मतलब होता है नकल कर लेना। ये बिल्कुल एसिटाइल कोलिन की तरह ही निकोटीन एक्ट करेगी ऑन निकोटीन रिसेप्टर्स, सो इट इज़ स्टिमुलेंट ऑफ नर्व इम्पल्स। इस वजह से ये नर्व इम्पल्स को स्टिमुलेट कर देता है। ये हार्ट बीट रेट को, ब्लड प्रेशर को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी को इंक्रीज़ करती है निकोटीन। और निकोटीन वॉमिटिंग को, डायरिया को इंड्यूस कर सकता है या कॉज कर सकता है। इसके अलावा वाटर रिटेंशन भी कॉज करता है बाय किडनीज़ के ज़रिए वाटर रिलीज़ नहीं होने देता बल्कि वाटर को रिटेंशन उसके किडनीज़ के अंदर उसकी रिटेंशन करवाता है।